स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है 1.2.5 का जो हमारे पास सेकंड पोर्शन था फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमने डिस्कस करना है फार्मूला मास को। फार्मूला मास क्या चीज़ है? जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि आयोनिक कंपाउंड को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट से। और मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास में ये बात ही बताई थी कि मॉलिक्यूल और फार्मूला के बीच में फ़र्क क्या होता है। तो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कंपाउंड हमारे पास होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फार्मूला यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पॉइंट क्लियर करना है कि फार्मूला यूनिट है क्या चीज़ है। फार्मूला यूनिट किसको कहते हैं? बेसिकली फार्मूला यूनिट कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। फार्मूला यूनिट बेसिकली है ही एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि फार्मूला यूनिट को अगर आपने डिफाइन करना है तो ये क्या चीज़ है? ये सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशो है आयंस के बीच में। और आयंस किसके बनते हैं? आपके पास आयोनिक कंपाउंड के बनते हैं। देखिए सपोज आपके पास कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड हमारे पास किसके रिजल्ट में बना हुआ है? आयोनिक कंपाउंड के रिजल्ट में बना हुआ है। सो आयोनिक कंपाउंड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या चीज़ है? हमारे पास फार्मूला यूनिट है। कैसे? ये फार्मूला यूनिट सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशो है किसके बीच में? आयंस के बीच में। आपके पास यहाँ पे सोडियम, जैसे मैंने कहा था सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन को पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या चीज़ बन जाता है? नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है? सोडियम भी एक है हमारे पास, आयन एक ही है। क्लोरीन भी हमारे पास एक आयन है। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है या नहीं है? और किसके बीच में है? आयंस के बीच में है। सो इसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, इसमें हमारे पास क्या होता है? मैग्नीशियम हमारे पास आयन है, एक आयन है हमारे पास। क्लोरीन हमारे पास कितने आयन्स होते हैं? क्लोरीन हमारे पास 2 आयन्स होते हैं। ठीक है, एक क्लोरीन आयन, दूसरा भी क्लोरीन आयन। सो ये भी हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है किसके बीच में? आयन्स के बीच में। इसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। सो आयोनिक कंपाउंड्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि हमारे पास हमेशा आयोनिक कंपाउंड्स 3 डायमेंशनल क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी हमारे पास ये पॉइंट क्लियर करने वाला है, उसके बाद हम फार्मूला मास की बात करेंगे। आयोनिक कंपाउंड 3 डायमेंशनल क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड्स आ रहे हैं। एक हमारे पास है 3 डायमेंशनल, सेकेंड है क्रिस्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिस्टल की बात करते हैं। क्रिस्टल क्या चीज़ होता है? क्रिस्टल उस शेप को कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न से अरेंज होते हैं, एक ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब पार्टिकल्स का मतलब क्या है? पार्टिकल्स का आपके पास मतलब है एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। जब भी मैं पार्टिकल का वर्ड बोलूँगा आपने वहाँ से मकसद लेना है एटम या आयन या फिर मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं, आपके पास आयंस भी हो सकते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो क्रिस्टल क्या चीज़ है? क्रिस्टल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर तरतीब, एक रेगुलर सीक्वेंस के साथ अरेंज होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। बात करिए, सपोज करें हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में हमारे पास सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोरीन क्या चीज़ है? नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, चूँकि ये आयोनिक एक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टल की फॉर्म में ये पाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स जैसे मैंने कहा था एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हमारे पास आयंस हैं। तो ये आयंस हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न, एक ऑर्डर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? सिंपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि सपोज करें आपके पास यहाँ पे सोडियम आयन होता है, यहाँ पे क्लोरीन आयन होता है, फिर यहाँ पे आपके पास क्लोरीन आयन होता है, यहाँ पे आपके पास सोडियम आयन होता है, फिर यहाँ पे आपके पास सोडियम आयन है, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन आयन है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे फिर अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन, यहाँ पे भी आपके पास अट्रैक्शन। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न बना रहे हैं, एक आपके पास सीक्वेंस बना रहे हैं। सो इस किस्म के रेगुलर पैटर्न ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं?
क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, दूसरा वर्ड हमारा है थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल किसको कहते हैं? जैसे हमारे पास वर्ड है थ्री, मतलब कि तीन, डायमेंशनल किसको कहते हैं? हाइट, उसके बाद विड्थ और उसके बाद डेप्थ। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हमारे पास हाइट भी हो, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इसकी हाइट है ये, इसके बाद डेप्थ, इसके बाद सॉरी हमारे पास विड्थ की पहले बात कर लेते हैं। ये हमारे पास हाइट है, ये इसके हमारे पास विड्थ है और ये हमारे पास इसकी डेप्थ भी है। सो आप कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में तकरीबन हर चीज़ थ्री डायमेंशनल है, क्योंकि हर चीज़ की हाइट भी होती है, तकरीबन हर चीज़ की विड्थ भी होती है और उसकी डेप्थ भी होती है। इसको हम क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल फॉर्म कहते हैं। सो आयोनिक कंपाउंड्स थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टल तो हमारे पास ये हो गया। अब ये जो हमारे पास क्रिस्टल है, इसकी ये हाइट भी है हमारे पास, इसके हमारे पास ये डेप्थ भी है, सॉरी विड्थ भी है और ये हमारे पास इसकी डेप्थ भी है। ठीक हो गया। तो आयोनिक कंपाउंड्स थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने किस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है? फॉर्मूला यूनिट को हमने एक्सप्लेन किया है और थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला मास की। ठीक है, जैसे कि डिफाइन किया गया है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, देखें सपोज करें आपके पास एक प्लेट है, इस प्लेट में आपके पास सोडियम क्लोराइड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के कितने फॉर्मूला यूनिट हैं? मिलियंस ऑफ फॉर्मूला यूनिट हैं। यहाँ पे आपने यहाँ से जिस तरह के हम कहते थे ना कि जग में वाटर पड़ा हुआ है, वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, आपने वहाँ से एक मॉलिक्यूल उठाना है, उस एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास को प्लस करके अपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह हमारे पास एक प्लेट के अंदर आपके पास क्या आयोनिक कंपाउंड पड़ा हुआ है। बात क्लियर हो गई? आयोनिक कंपाउंड सपोज कर आपके पास सोडियम क्लोराइड पड़ा हुआ है। अब ये सोडियम क्लोराइड हमारे पास है तो सब्सटेंस, क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। अब ये सब्सटेंस पड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, इसके कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं? मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हैं। आपने उनमें से कोई एक फॉर्मूला यूनिट ले लेना है, कोई एक आपके पास। अब ये एक फॉर्मूला यूनिट कितने एटम से बना हुआ है? हमारे पास सोडियम एटम है, साथ आपके पास क्लोरीन एटम है। अब इन दोनों एटम्स के आपने क्या कर लेना है? एटॉमिक मासेस को आपने प्लस कर देना है। एटॉमिक मासेस को आप प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास क्या निकल आएगा? आपके पास फॉर्मूला मास निकल आएगा। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का हमारे पास है 58 AMU। इन दोनों का जब हम एटॉमिक मासेस को प्लस करते हैं, हमारे पास आई थिंक सोडियम का है 23 है और क्लोरीन का हमारे पास है 35 है एटॉमिक मास। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं हमारे पास क्या बनता है? 58 AMU। सो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास क्या है? वन फॉर्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास हमारे पास बनता है 58, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, फॉर्मूला मास बनता है 58 AMU। बात क्लियर हो गई है? वन फॉर्मूला यूनिट वो आपने लेना है, उसके अंदर जो एटम्स हैं, जिन एटम्स से ये फॉर्मूला यूनिट बना हुआ है, उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को प्लस करो। प्लस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला मास आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। इसके साथ रिलेवेंट एग्जांपल 1.3 है, पोटाशियम सल्फेट हमें गिवन है। इसका हमने क्या करना है? इसका हमने फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखें हमारे पास K2SO4 पोटाशियम सल्फेट हमें गिवन है, ये वन फॉर्मूला यूनिट हमें गिवन है। ठीक है, इसका हमने फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। बात क्लियर हो गई? इसके लिए हमें डाटा गिवन है कि पोटाशियम को जो हमारे पास है कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 पोटाशियम यहाँ पे आपके पास, 1 आपके पास सल्फर है और 4 आपके पास ऑक्सीजन है। अब आपने क्या करना है? सबके एटॉमिक मास की वैल्यू पुट करनी है। आपको डाटा गिवन भी है कि पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है वो आपके पास 39 है, सल्फर का एटॉमिक मास आपके पास 32 है, तो 2 और आपके पास पोटाशियम का एटॉमिक मास क्या है? 39 है, सल्फर का कितना आपके पास 32 है, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास ये 4 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1 का कितना है? 64 है। बात क्लियर हो गई? तो 39 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आपके पास कितना बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा 78 प्लस आपके पास 32 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना बन जाएगा? 64 बन जाएगा। अब 78 प्लस 32 ये आपके पास बन जाएगा तकरीबन 110 बन जाएगा। 110 प्लस 64 ये आपके पास बन जाएगा 174 AMU। वन फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम सल्फेट का जो फार्मूला मास है वो
कितना आपके पास 174 AMU आपके पास बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट ऑफ फार्मूला मास। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम केमिकल स्पीशीज़ को स्टार्ट करेंगे।